आज का हमारा नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का नया टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ से यहाँ की तरफ डायरेक्शन है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल ए और बी रखा हुआ है, ये एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ ये डाइपोल थीटा एंगल पर है और डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगी। ये सब क्लियर है हम लोगों को। अब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक फोर्स एक्ट होगा, सपोज करते हैं F1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F1। ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा F2, ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन F1 और F2 दोनों की वैल्यूज मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल और ये होंगे Q इंटू ई से इसके इक्वल। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया? E इज इक्वल टू F अपॉन Q के अकॉर्डिंग। इन इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q होता है, उसके अकॉर्डिंग F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू Q इंटू ई। दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आती हैं। जब किसी बॉडी पर, हम पहले लेवल में पढ़ चुके हैं क्या, किसी बॉडी पर दो फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो एक टॉर्क जनरेट होता है। वही टॉर्क हमें निकालना है। अब टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? एक फोर्स चाहिए होगा। फोर्स तो हम निकाल चुके हैं और हमने इसे सपोज किया कितना, नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू Q इंटू ई। अब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये सपोज करते हैं x। डाइपोल की लेंथ हम पहले ही बता चुके हैं, कितना सपोज करते हैं 2L। डाइपोल की लेंथ 2L, ये एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ P का। हम इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या आ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस x अपॉन 2L। यहां से x इज इक्वल टू आ गया 2L साइन थीटा। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल ली। अब इस डाइपोल पर एक टॉर्क एक्ट हो रहा है जो कि फोर्स F1 और F2 की वजह से एक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम देखें इस डाइपोल को सपोज करते हैं, एक फोर्स यहाँ को एक फोर्स यहाँ को, तो जो नेट टॉर्क है वो टॉर्क क्या काम करेगा, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की कोशिश करेगा। तो टॉर्क निकालते हैं हम। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना है हमारा, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 2L साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू, देखो यहां से Q इंटू 2L, ये क्या हो गया P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंटू E और साइन थीटा साथ में। ये हमारा टॉर्क आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर ये टॉर्क एक्ट होता है। अब कंडीशन ध्यान से सुनना। F, एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर, क्या होता है वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि P और E के क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। टॉर्क की होगा कंडीशन पहले क्या आती है, F थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब डाइपोल फील्ड के अलोंग है। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं टाउ इज इक्वल टू P E साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू P E साइन 0, मतलब टॉर्क कितना आ जाएगा हमारा 0। सेकेंड कंडीशन क्या रखेंगे हम, सेकेंड कंडीशन में होगा F थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब डाइपोल ये एंगल कितना थीटा 90 डिग्री बना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो टाउ इज इक्वल टू P E, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1।
तो टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा पी ई, और ये मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पर रखा जाए, मतलब P और E के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। इसकी डायरेक्शन जो है P और E, और ये इनकी डायरेक्शन क्लियर होने पर वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम टॉर्क की डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक, जो कि 11th में पढ़ा चुके हैं। टॉ इज इक्वल टू पी ई, ये मैक्सिमम टॉर्क आया। इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इफ, ध्यान से सुनना, इफ E इज इक्वल टू 1 रखा जाए यहाँ पर यूनिट, तो P इज इक्वल टू क्या जाएगा, देन P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, ये होगा टाउ मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है वही क्या होता है, डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। ओके, ये हमारा क्या हुआ, टॉर्क। इसके बाद टॉर्क के बाद हम ध्यान देते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या 3 तरह से हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते रहना सब लोग ध्यान से। बाद में जब लाइव क्लास लेंगे स्कूल में आकर के, तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, और जो भी डाउट्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। ओके, हाँ, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 टाइप से करते हैं। पहला होगा लीनियर फॉर्म में, और इसकी डेंसिटीज को इस साथ में रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। पहला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, कोई एक लीनियर कंडक्टर, इसकी लेंथ L है, इसमें प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, छोटा सा सेगमेंट इसका सपोज किया, लेंथ इसकी dl, और इस dl लेंथ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है कितना, dq ओवर dl, और ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू dq ओवर dl, और लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन l होल कंडक्टर के लिए। यूनिट क्या रहेगी इसकी, यूनिट होगी कूलम पर मीटर। ओके, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, और q इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं तो लैम्डा इंटू dl। ये हमारा क्या हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा dl को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई एक सरफेस इस पर चार्ज वही प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस पर कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, इसके पहले वाले टॉपिक में जो बताया था, ये टॉर्क जो एक्ट होगा वो केवल और केवल तब एक्ट होगा जब फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स F1 और F2 इक्वल नहीं हो पाएंगे, और जब फोर्स इक्वल नहीं होंगे तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं होगा। हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इसका एरिया कितना,
छोटा सा पार्ट इसका हमने सपोज किया जिसका एरिया कितना है dA और इस पर चार्ज कितना है dQ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू dQ ओवर dA और लिखा जा सकता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। मतलब the charge distributed per unit area of the conductor is called surface charge density। यूनिट इसकी कूलम पर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ओके, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है इंटीग्रल फॉर्म में dQ इज इक्वल टू सिग्मा dA और Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा dA। थर्ड आता है हमारा कौन सा, थर्ड होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या, ये भी ऐसे ही है जैसे लीनियर के लिए एक लीनियर कंडक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए एक सरफेस सपोज किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए एक कोई क्यूबिक कंडक्टर। ओके, या जिसमें वॉल्यूम हो कोई भी कंडक्टर हम सपोज कर सकते हैं। इसका छोटा सा पार्ट हमने सपोज किया, कहीं से भी निकाल सकते हैं, इस पर चार्ज dQ डिस्ट्रीब्यूट है और इसका वॉल्यूम dV है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू होगा dQ ओवर dV, मतलब और लिखा जा सकता है Q अपॉन V। मतलब क्या हो जाएगा, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या जाएगी यहाँ पर, कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप से होता है। कौन कौन से तीन, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों हमारे समझ से क्लियर हो गए होंगे। अब इन डेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बाद हमें क्या करना है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना होगा, वो भी ध्यान से सुनना। नया टॉपिक हमारा है इसी में गॉसेस थ्योरम। उससे पहले कुछ उसके रिलेटेड टर्म। हाँ, तो पहले बात करते हैं हम एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होगा, कोई एक सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होती है वो एक एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, या हम कहें कि एरिया के वेक्टर पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ये जो होगा वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा और वेक्टर ए का मतलब होगा एन कैप ए। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, कोई नई बात नहीं है, 11th में पढ़ा चुके हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मॉड। इसी से हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं एरिया वेक्टर ये ऐसे, ए इज इक्वल टू एन कैप ए। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड यूनिट वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सरफेस एरिया। ओके, इसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस की परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में नहीं कहेंगे, लेकिन समझना जरूरी है। सॉलिड एंगल क्या, एक कोई क्लोज सरफेस, एक स्फीयर ले लेते हैं, यहाँ पर स्फीयर का सेंटर O, छोटा सा पार्ट हमने इंटरसेक्ट किया, ये कितना होगा dA। इस स्फीयर की रेडियस कितनी r। तो सॉलिड एंगल क्या, किसी भी स्फीयर के छोटे से सरफेस से या स्मॉल सरफेस एरिया से इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। और डी ओमेगा रिप्रेजेंट किया जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर।
डी ए उस छोटे से सरफेस का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। यूनिट देखें तो यहाँ से तो कोई यूनिट समझ में नहीं आती, लेकिन हम 11 में पढ़ा चुके हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। लेकिन अगर इसमें एक बात और ध्यान देना, अगर इस छोटे से सरफेस एरिया को हमने से थोड़ा सा थीटा एंगल पर टर्न करा दिया, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल पर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ को आ जाएगी और फॉर्मूला अब हो जाता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ नया नहीं है यहाँ पर, एक बार हम फिर से बता देते हैं। एक्चुअल में ये पहले इस पोजीशन में था, इसे क्या किया गया, थोड़ा सा एंगल टर्न कराया गया और उसकी जो ज्वाइनिंग लाइन में सरफेस एरिया था उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ये थीटा एंगल पर टर्न कराने पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ को आ जाती है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हमारा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, डी ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो कि ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग डी ए कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा क्या हुआ, सॉलिड एंगल। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, किसी एक इमेजिनरी सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इमेजिनरी सरफेस, इस इमेजिनरी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द imaginary surface in electric field is called electric flux. Electric flux को phi e से रिप्रेजेंट किया जाएगा, phi e। और सपोज करते हैं यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन e और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर dA, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi is equal to e dot dA। यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो d phi is स्केलर क्वांटिटी और phi is equal to हम लिख सकते हैं phi is equal to e into a। और इसके हेल्प से हम अगर यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट इसकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। और एक और बताई थी मैंने, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर ये भी हम निकाल सकते हैं। एक यूनिट ऐसे भी क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, ये कैंसिल, तो वोल्ट इंटू मीटर इज ऑल्सो यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें हम, एक वही इमेजिनरी सरफेस, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डी ए। अब सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे किसी एंगल पर पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये किसी एंगल के साथ ये एरिया वेक्टर से थीटा एंगल का ये फॉर्म कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो डी फाई ई किसके अंदर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये अब हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट होगा। और इसके अकॉर्डिंग हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट हम बता ही चुके हैं, ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या है, हाँ, जो सॉलिड एंगल बताया था मैंने ये, और याद रखना डी ओमेगा, टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू ये कितनी होती है, 4 पाई। ये साइड में नोट लिखा होगा नोट्स में, तो वो पढ़ लेना, डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई कंप्लीट सॉलिड एंगल होल सरफेस के लिए, क्लोज बाउंड्री के लिए। गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज बाउंड्री जो कि क्लोज सरफेस या क्लोज इनक्लोज सरफेस बनाता है, किसी भी इनक्लोज सरफेसेस से बाउंडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय अ सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge distributed
एट दैट सरफेस या इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसकी प्रूविंग भी मैंने करनी है। प्रूविंग ध्यान से सुनना। प्रूविंग कैसे, कोई एक क्लोज ज्योमेट्री हमने सपोज करी, यहाँ पर छोटा सा एरिया हुआ ये, यहाँ पर सेंटर ये डी ओमेगा और ये आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। इससे बाउंडेड चार्ज कितना है, प्लस क्यू चार्ज पूरे सरफेस पर, मतलब ऐसे इनक्लोज चार्ज हमने कितना सपोज किया, प्लस क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या होता है, इससे बाउंडेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज बाय सरफेस क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर डी ए क्या है, कोई पॉइंट हमने सपोज किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डी ए दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ई और डी ए के बीच का एंगल, और इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे बाउंडेड पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। क्या करते हैं, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू क्या, 1 देखो यहाँ से आर डिस्टेंस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, और चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ये हमने निकाला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रखा, और डी ए कॉस थीटा एज इट इज। टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स की बात करें, नेट फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पार्ट बाहर लिया, और अंदर रहेगा क्या, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी जस्ट बताया पीछे, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा सॉलिड एंगल। चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पर कॉस एक ही डायरेक्शन में ई और डी ए ले सकते थे, तो कॉस 0 आ जाता, और फिर इंटीग्रेशन डी ए बचता, इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर, तब भी आ जाता। लेकिन यहाँ पर डी ओमेगा इंक्लूड कर दिया, कोई अलग बात नहीं है। डी ओमेगा की वैल्यू रखने पर क्या जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें प्रूव करना था। ये क्या है, गॉसेस लॉ और गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो पूछे जाते हैं, कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना होगा सबको। इसके बाद हमें इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। पहला एप्लीकेशन इसका है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ड्यू टू a straight conducting wire, कंडक्टिंग या चार्ज वायर कर सकते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, एक ही मतलब है। वायर जो पूरी तरह से चार्ज है उसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं एक कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, लिख लेना यहाँ पर, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक वायर, उसका प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने सपोज किया P, जहां पर हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को।
इस P पॉइंट से पास होता हुआ इस कंडक्टर के सराउंडिंग एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो ये इमेजिनरी सरफेस कुछ ऐसा आएगा सिलेंडर के फॉर्म में, जैसे कि एक वायर है और वायर के सराउंडिंग कुछ डिस्टेंस पर जहाँ पर फील्ड निकालनी है, अगर हम ऐसे एक राउंड एक इमेजिनरी सरफेस कवर करेंगे तो एक हमें मिलेगा सिलेंडर। ऐसे सपोज कर लो एक ट्रांसपेरेंट पेन, इसकी रिफिल कंडक्टिंग वायर है और जो उसका पेन का कवर है वो क्या है, एक गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एक गॉसियन सरफेस, ध्यान से सुनना एक बार, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस सराउंडिंग अ कंडक्टर जिसपे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस रिमेन सेम। तो ये क्या हुआ, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया और इसकी लेंथ हमने सपोज करी अभी फिलहाल L। वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, हमने अभी जो गॉसियन सरफेस उसकी लेंथ L सपोज करी। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux enclosed by Gaussian surface. Enclosed by Gaussian surface क्या हो जाएगा, d phi e, स्टार्टिंग वहीं से d phi is equal to e dA cos theta। यहाँ P पॉइंट पर हमने क्या किया, मैंने बोला P Gaussian surface है तो e और dA दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन d phi is equal to e dA cos 0, ये 1 हुआ। d phi is equal to e dA। टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d phi is equal to इंटीग्रेशन e dA। d phi e का इंटीग्रेशन phi is equal to e बाहर रखा और ये dA। phi e according to Gauss's theorem phi e is equal to q upon epsilon naught is equal to e into, ये जो गॉसियन सरफेस है वो किस फॉर्म में है, एक सिलेंडर के फॉर्म में, जिसका एरिया हमें पता है ये होता है 2 pi r L, 2 pi r और लेंथ कितनी इसकी L, 2 pi r L। हमें इंटेंसिटी निकालनी थी तो इंटेंसिटी यहाँ पर आती है E is equal to q upon epsilon naught as it is। 2 pi r L को ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 pi r L, यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, q upon L आया, q upon L अभी बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, ये इंटेंसिटी हमारी आ जाती है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कोई नया नहीं है, वही E is equal to lambda और r कैप अपॉन 2 pi epsilon naught r, ये हमारा क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E और r में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये r और यहाँ पर इंटेंसिटी E, तो ये जो E और r में ग्राफ आ रहा है कैसे, यहाँ पर दिख रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E is inversely proportional to r, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। डिस्टेंस के कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ओके, ये हमारा क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। बाकी जितने भी होंगे हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी होगी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम बदलते जाएंगे। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है।
कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं एक आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, इसके सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके सेंटर ओ से सरफेस के बाहर स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी सपोज किया, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इससे पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। इस गॉसियन सरफेस पर इस पॉइंट पर ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, कोई नई बात नहीं है, अभी बताया था। अब हमें यहाँ पर एट पॉइंट पी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए और cos 0 की वैल्यू 1, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। इंटीग्रेशन दोनों साइड, इसका फाई ई आया और ई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई एज इट इज। अब एक गॉसियन सरफेस जो है, इस पर पी पॉइंट है, रेडियस कितनी है आर, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसे ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और अच्छे से लिखें सिस्टमेटिक वे में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ जाती है कहाँ पर, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर सरफेस के बाहर, और यहाँ पर दिख रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। इसके बाद कंडीशन क्या है, इफ P पॉइंट इज एट सरफेस ऑफ सेल के सरफेस पर ही होता है, ये P पॉइंट यहाँ ना होकर के सरफेस पर होता, तो क्या कंडीशन होती, स्मॉल आर कैपिटल आर ये इक्वल हो जाते। इसके इक्वल होने पर इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ जाती है। अब इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला भी बताया था क्यू बाई ए, या फिर लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पर, क्यू, और उसका एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इससे क्यू की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसमें क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर से निकालते हैं एट पी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये था फॉर्मूला। यहाँ पर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह पर आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल होते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। अगेन एट पॉइंट एट सरफेस पर फिर से वही कंडीशन, स्मॉल आर टेंड्स टू कैपिटल आर। यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, देन E विल बी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ ये इंटेंसिटी सरफेस पर, और ये यहाँ पर निकाल चुके हैं P पॉइंट पर और यहाँ पर। अब हम अंदर की बात करते हैं, इनसाइड द सेल के अंदर चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अंदर जब चार्ज की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी फॉर्मूला में हम वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, E is equal to 0। इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब इन बेसिस पर ये एक फॉर्मूला ये और ये, इसके बेस पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
तो ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ ध्यान से सुनना, एक स्फेरिकल सेल लिया, इमेजिन कर रहे हैं स्फेरिकल सेल, दो एक्सेस ये आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस के बाहर इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ ऐसे रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब सरफेस तक आते आते यहाँ पर ये वह फॉर्मूला आया, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हुआ, ये फॉर्मूला ये यहाँ के अकॉर्डिंग ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। सरफेस पे आ गए, सरफेस पे यहाँ आर इज इक्वल टू आर, लेकिन अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, तो अंदर कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी और हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करा देना होगा। इस तरफ से भी बना सकते थे, ये हमारा क्या हुआ? ग्राफ ई और आर के बीच में। ओके, ये आया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। इसके बाद तो इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट लेंथ प्लेन, इनफाइनाइट साइज प्लेट, ई ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट साइज प्लेन, इनफाइनाइट साइज प्लेन और प्लेट कुछ भी। ओके, सपोज करते हैं एक प्लेट, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू चार्ज। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट सपोज किया P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि कोई एक प्लेन सीट ये हो गई, चार्ज यूनिफॉर्मली इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरफ भी है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इस तरफ के चार्ज की वजह से इंटेंसिटी यहाँ आएगी और इस तरफ के चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इस तरफ मिलेगी। तो वही हम देखते हैं, यहाँ भी एक गॉसियन सरफेस मिलेगा इतनी ही डिस्टेंस पर। यहाँ पर E और DA सेम डायरेक्शन में और यहाँ भी E और DA सेम डायरेक्शन में आएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by Gaussian surface d phi E is equal to E dA cos 0, E dA down same direction में, इसलिए cos 0, d phi E is equal to E dA। इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस E dA cos थीटा, एक इस वजह से और एक तरफ ये, दोनों की वजह से टोटल दोनों ऐड हो जाएंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए और 2 पहले आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, ये भी cos 0 की वैल्यू 1। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई ई इंटीग्रेशन दोनों साइड 2e और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, फाई ई इज इक्वल टू 2e a। यहाँ पर एरिया जो है हम ऐसे ही रखा, क्यों? ये प्लेट हमें नहीं पता है किस शेप की है, जो भी शेप हो, ये रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, किसी भी शेप में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर देंगे। ये Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ 2e a, 2a को ट्रांसफर करेंगे तो ये E इज इक्वल टू Q/2 ε0 a, और यहाँ पर फिर से वही आया, Q/a को हम बोलते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E इज इक्वल टू ये आया σ/2 ε0, ये इंटेंसिटी आ जाती है। यहाँ पर डिस्टेंस के साथ कोई भी रिलेशन E का नहीं है, चाहे हम इस प्लेट से यहाँ पर निकालें, कितनी भी दूर निकालें, फील्ड इतनी ही आएगी। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें R और E के बीच में, तो कोई डिपेंडेंस नहीं है, R कितना भी बढ़ाते हैं E में कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ केसेस बनते हैं इसमें, वो केसेस भी ध्यान से सुन लेना। कैसे? केस 1 ए, 2 प्लेट हैं, इस पे प्लस सिग्मा
और इस पे भी प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब प्लस क्यू चार्ज एरिया दोनों का सेम। हमने 3 पार्ट ए बी सी, इन 3 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। तो कुछ डिस्टेंस कुछ भी बनी रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही आएगी इस प्लस क्यू की वजह से। इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना, इस प्लस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बाहर की तरफ, इस प्लस प्लेट की वजह से इंटेंसिटी फिर से बाहर की तरफ। E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब सी पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इंटेंसिटी बाहर की तरफ और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ वजह से इंटेंसिटी फिर से बाहर की तरफ। तो यहाँ भी दोनों एक ही डायरेक्शन में आए। अब बीच में कोई पॉइंट सपोज करते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इंटेंसिटी आउटवर्ड मतलब दूर की तरफ E1 और इस प्लेट की वजह से इंटेंसिटी E2 बाहर की तरफ दूर की तरफ, ये E2 आया। तो यहाँ पर नेट फील्ड E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होने की वजह से 0 हो जाएगी। यहाँ पर E इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, E इज इक्वल टू क्या आएगा, E1 प्लस E2 और यहाँ भी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अगर हम एक ऐसे देखें, एक प्लस सिग्मा और दूसरा माइनस सिग्मा, 3 पॉइंट फिर से ए बी सी, ये 3 पॉइंट, इस प्लस की वजह से आउटवर्ड इंटेंसिटी E1 और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से बाहर इसकी तरफ E2। यहाँ सी पॉइंट पर देखते हैं, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इसी की तरफ E1 और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ से E2 बाहर की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट, नेट फील्ड E इज इक्वल टू 0, नेट फील्ड E इज इक्वल टू 0। बीच में मैंने पॉइंट सपोज किया, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर अब बाहर की तरफ या दूर की तरफ इंटेंसिटी E1 और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ E2, नेट फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं इसीलिए ऐड हो जाते हैं। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, वही सेम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फाइनली लास्ट और वो यहाँ समझ लेना, क्या सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन है, ये नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, इसमें एक कोई चार्ज ड्रॉप फ्रीली सस्पेंडेड है। कंडीशन क्या होगी फ्री सस्पेंशन की, वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, वेट mg नीचे की तरफ एक्ट होगा। नीचे की तरफ क्यों, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है इसलिए वेट नीचे की तरफ एक्ट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्ट होगा EFE। तो FE और mg जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये जहां है वहीं पर फ्रीली सस्पेंड हो जाएगी। FE इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, Q मीन्स चार्ज ऑफ ड्रॉप एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू M इंटू G। इससे हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, कितना है E इज इक्वल टू mg अपॉन Q आ जाता है। ये हमारा टॉपिक या पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स NCERT के सब लोग लगा लेना, जो नहीं है मुझसे पूछ लेना। कोई भी डाउट हो पर्सनली मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज डाल दे सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।